अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ MGT 502 का लेक्चर नंबर 28 शेयर करूंगी। आज का टॉपिक है, हम रिव्यू करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 17 से लेके 27 तक होगा इसका रिव्यू। तो ये आपका लेक्चर है। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल की बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल्स की बात की जाती है, फिर उसके बाद ग्रुप्स, और इसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्रुप डायनामिक्स की बात की जा रही है कि कैसे आप डायनामिकली एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं और टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप डिफाइंस कैसे होता है, टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल। जब दो या दो से ज़्यादा अफराद आपस में मिलकर किसी भी कॉमन पर्पस होता है उनका, मीन के एक मुश्तरका जो गोल होता है आप उसको अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो ये ग्रुप की एग्जांपल है। ग्रुप और टीम में आगे होगा। ग्रुप एंड टीम क्या होती है, ग्रुप टू और मोर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव। दो या दो से ज़्यादा इसमें हो सकते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनको वो मकसद को हासिल करना चाह रहे होते हैं। टीम अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद complementary skills who are committed to a common missions। मीन कि इसमें एक स्मॉल नंबर मीन 4 भी हो सकते हैं, 5, 10, 12, 20 इस तरह करके इनकी टीम बनी होती है और उनमें हर एक में एक इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे होते हैं और वो आर कमिटेड टू कॉमन मिशंस, और इस तरह वो अपना जो कॉमन एक मुश्तरका मिशन होता है उसको परफॉर्म कर देते हैं। परफॉर्मेंस गोल्स एंड अप्रोचेस फॉर विच दे होल्ड देम सेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल। और म्यूचुअली अकाउंटेबल मीन के इनमें से एक लीडर होगा और बाकी जितने भी हो गए हर कोई अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मीन ये है। इसके बाद वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, क्योंकि ताकि उनको पता होता है कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसके बाद सिक्योरिटी या स्टेटस उन्हें मिलता है कि इस ग्रुप से बिलोंग रख रहे हैं, मीन कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है, तो फिर उन सब का नाम आ रहा होता है। सोशल नीड्स भी होती है और पावर भी होती है, इसे पावर भी मिल रही थी। और क्या होता है कि गोल अचीवमेंट, सबसे बेस्ट बात यह है कि इससे गोल अचीव हो रहे थे। जब दो से ज़्यादा अफराद मिलकर काम करते हैं तो वो 6 लोगों का भी काम कर जाते हैं। इसका मिसयूज़ भी होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस होते हैं, वो खुद पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर्मिंग होती है, स्टॉर्मिंग होती है, नॉर्मिंग होती है, परफॉर्मिंग होती है और एडजर्निंग होती है। इसमें डिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंडेंस भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंस भी होते हैं। मीन क्या एक इनका लीडर होगा उसको रिस्पॉन्सिबल होगा, रिटर्न टू इंडिपेंडेंसी होगी। मीन कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो उनको टास्क दी जा रही होती है उसको वो कंप्लीट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन कि जब ग्रुप बनाया जाता है तो प्रोजेक्ट में एक ही तो नहीं होता। जैसे सपोज सी प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें कोडिंग, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिंग सब कुछ उसमें आ जाता है, तो वह सबको परफॉर्म किया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस कैसे होगी। पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस की जितनी भी वो एनर्जी वहाँ पर दे रहे हैं प्लस कर जाएगा। उसके बाद एनर्जी को माइनस करेंगे तो प्रोसेस लॉसेस इज इक्वल क्या आएगा, एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस। मीन कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेस्टेज हो रही है उसको माइनस कर दिया जाएगा या रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं। इसके बाद ग्रुप रोल्स क्या होते हैं, टास्क ओरिएंटेड रोल्स होते हैं। इसमें इनिशिएटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सीकर्स होते हैं। इनिशिएटर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को तलाश करना होता है। ओपिनियन गिवर्स होते हैं जिन्होंने अपने अपनी राय का इजहार करना होता है। एनर्जाइज होते हैं, मीन उन्होंने एक दूसरे को एनर्जाइज करना होता है, एनर्जी देनी होती है, दूसरे को मोटिवेट करना होता है। इस मीनिंग में ये। इसके बाद है सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स में ब्लोकर्स भी होंगे, रिकॉग्निशन सीकर्स भी आएंगे, डोमिनेटर भी आएंगे, अवॉइडर भी आएंगे। इसमें टास्क परफॉर्मेंस होगी, ये माइनस कर दिया जाएगा इसमें। और रिलेशनल ओरिएंटेड रोल्स में क्या होगा, हार्मोनाइजर्स होंगे, कंप्रोमाइजर्स होंगे। मीन के आपस में यूनिट में रहेंगे, एज अ यूनिटी वर्क करेंगे। और कंप्रोमाइज़र एक दूसरे समझौता करने वाले हैं। इनकल्चर मीन के एक दूसरे को हौसला अफजाई करें। और एक्सपीडिएटर्स होंगे।
इसके बाद है टीम्स कैसे वर्क कर रही होते हैं। अगर आप टीम की सूरत में काम करते हैं तो क्या होता है कि आप जो अचीवमेंट हासिल कर रहे होते हैं वो इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा होता है और फिर गोल अचीव हो जाता है। इसके बाद टीम है, टीम आर ग्रुप विद ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, वो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है, शेयर्ड पर्पस होते हैं, मीन के एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर्स कर रहे होते हैं, एंड डेंसिटी होती है। कैन बी हायर परफॉर्मेंस दैन ग्रुप बट मे नॉट बी, ये भी हो सकता है कि ग्रुप से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दे अगर वो ज्वाइंटली और इंटरडिपेंडेंस के तौर पर वर्क कर रहे हो। अगर कभी ऐसा भी होता है वो ग्रुप से भी कम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये बात की गई है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। इसके बाद सेल्फ मैनेज्ड आ जाता है कि वो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं ना खुद। टाइप्स ऑफ ये टीम की बात है। वर्चुअल भी होता है कि आपकी अगर कनाडा में है या आप पाकिस्तान में है तो आप वर्चुअली तौर पर टीम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने गोल और पर्पस को कम्युनिकेट करके बता रहे होते हैं। कोर्स फंक्शनल भी होते हैं इसमें। इसके बाद है टर्निंग इंडिविजुअल्स इनटू टीम प्लेयर्स, आप इंडिविजुअल्स को कैसे टीम प्लेयर्स के तौर पर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्शन करनी होती है कि क्या वो टीम के काबिल है, कि उसमें एबिलिटी स्किल्स हैं। उसके बाद वो अपने उसकी एबिलिटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उसको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मीन को अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो टीम क्या करती है, टुगेदर एवरीवन, टीम नाम इन चीज़ों से बना है। टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव और एम फॉर मोर, मीन कि जब आप इकट्ठे होकर काम करेंगे तो सबको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इज़ इट ट्रू दैट एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये राइट है, ये राइट है कि जब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी जाए। इन रियलिटी हकीकत में क्या होता है, नो बॉडी रिस्पॉन्सिबल, मीन के सब कहते हैं कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए सब जब को छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए एज अ टीम में टास्क परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है तो सब अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। इसमें ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंटिंग आ जाती है। ओपिनियन एंड गेनिंग एग्रीमेंट टू सपोर्ट अ डिसीजन, इसमें ओपिनियन आप राय दे रहे होते हैं और एग्री कर रहे होते हैं फॉर सपोर्ट डिसीजन, जो डिसीजन आपको अच्छा लगे। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है। प्रोसेस टू जनरेट अ क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़, मीन के आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं प्रोसेस को जनरेट करने के लिए। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक आ जाती है। प्रोसेस टू जनरेट आइडियाज़ एंड एवेल्यूएट सोल्यूशन, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में ये होता है कि आपको जो भी आपने प्रोसेस करना होता है, जो टास्क परफॉर्म करनी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होते हैं। फिर आपने उस आइडिया को एवेल्यूएट करके फिर उसका सोल्यूशन निकालना होता है कि जो आपके टास्क के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। डेल्फी टेक्निक आ जाती है। प्रोसेस टू जनरेट आइडिया फॉर फिजिकली डिस्प्रेस्ड एक्सपर्ट, फिजिकली वो डिस्प्रेस्ड कर रहा होता है एक्सपर्ट के ऊपर। कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग आ जाती है, ये तो फिर फास्ट हो जाता है। इसमें कंप्यूटर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं आप जल्दी अपने टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। ग्रुप फिनोमिना क्या होता है, ग्रुप थिंकिंग होती है। डिटेरिएशंस ऑफ मेंटल एफिशिएंसी, आपकी मेंटल एफिशिएंसी क्या है। रियलिटी टेस्टिंग, और आपकी टेस्टिंग करने की टेक्निक क्या है। और मोरल जजमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इन ग्रुप प्रेशर्स, कि आप कैसे जज कर लेते हैं कि आपके ग्रुप का रिज़ल्ट कैसा आएगा। इसके बाद है ग्रुप पोलराइजेशन होता है। द टेंडेंसी फॉर ग्रुप डिसीजन टू प्रोड्यूस शिफ्ट टूवर्ड मोर एक्सट्रीम एटीट्यूड अमॉन्ग मेंबर्स, मीन कि ये जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उनके जो इंतहा दर्जे का एटीट्यूड्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उनके दरमियान होता है। कम्युनिकेशन डिफाइन क्या होती है, द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द यूज़ ऑफ कॉमन सिम्बल्स, कि आप ट्रांसमिशन कैसे कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, मीन एक से ट्रांसफ़र होगी सेकंड और सेकंड थर्ड, ऐसे सो ऑन इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, तो ये आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है। कॉमन सिंबल इसमें आप यूज़ करते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ से अगर आपको मैसेज सेंड किया जाए तो वो इनकोडिंग में होगा। जैसे इंग्लिश में आपको सेंड करूँ तो नेक्स्ट, अगर अगला नेक्स्ट जो जिसको मैं सेंड कर रही हूँ अगर वो समझ रहा हो तो फिर अच्छा है, वरना मैं उर्दू में सेंड करूँगी तो इजीली एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, तो फिर वो चैनल के थ्रू जा रहा होता है, उसकी डिकोडिंग होती है और डिकोडिंग होकर रिसीवर के पास जिस मैंने लैंग्वेज में भेजा होगा वहाँ वैसे ही पहुँच जाएगा, तो उसका फीडबैक भी फिर मुझे वो आ जाएगा। इसके बाद है डिपार्टमेंट मैनेजर क्या होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, इनकी ये हायरार्की बनी हुई है।
सुपरवाइज़र और उनका आपस में कैसे कम्युनिकेशंस होता है ये वाला बताया जा रहा है। इनका जो डॉटेड लाइन में है कि नीचे वाले हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होंगे या वर्कर्स होंगे वो भी डायरेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम से रेलिवेंट या कोई भी इशू क्रिएट हो। आगे डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होती है कि कम्युनिकेशन की कौन कौन सी डायरेक्शंस हो सकती है। मेन के फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आप नेक्स्ट को भेजेंगे वही जाएगी, बाकी नहीं। इन्फॉर्मेशंस आपके पास होती है, आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन आप देखेंगे कैसे होती है, और मोटिवेशन कि आप कैसे दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वट विल बी योर ऑडियंस रिमेंबर, और आपकी ऑडियंस क्या याद रखती है। हाउ मच इज़ रिमेंबर्ड। एज टाइम पासिंग योर ऑडियंस रिमेंबर लेस। मीन के टाइम के साथ साथ, जैसे कि आज आपके साथ कोई भी लेक्चर आपने लिया हो, नेक्स्ट टाइम गुजरने के साथ साथ वो आपको लेस याद रहेगा। मीन कि आपको जैसे आप बचपन में खेलते होंगे आपको कोई टॉयज़ वगैरह याद होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप क्या होता है स्टार्टिंग में आपके पास उसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप 20-25 के होते हैं आपको भूल जाता है ये, इनके थोड़ा बहुत याद रह जाता है। हाउ मच टाइम पासिस है कि आप में इंफॉर्मेशन रखने की कितनी सलाहियत है, ये इसमें आ जाता है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस को कैसे हम यूज़ करते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रपोजल दूसरी कंपनी को भेजना है कि आपके साथ वो कांटेक्ट करे या आप उनके साथ कोई भी कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इसलिए रखी जाती है ताकि वो उसी वक्त उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है और वो आपके पास एज आ एविडेंस सेव भी होती है। क्योंकि आप अगर ओरल कम्युनिकेट करेंगे तो वो तो आपको वक्त के साथ भूल जाएगी। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ चैनल रिचनेसेस में क्या होता है। चैनल रिचनेसेस टाइप ऑफ मैसेज कौन से हो गए, इन्फॉर्मेशन मीडियम कौन सा होगा। फेस टू फेस हो सकता है, आप टाक कर रहे होते, टेलीफोन के थ्रू कर रहे होते, कंप्यूटर के थ्रू, जूम। मीन के आप अगर आपने नेट के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट करना हो तो मेमोस, लेटर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अभी तक भी यूज़ होता है। इसके बाद फाइलर, बुलेटिन्स, जर्नल रिपोर्ट्स वगैरह जो आप बनाते हैं वो आप ENG 201 में भी आई थिंक पढ़ा होगा। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए अब यहाँ पर लीडरशिप आ जाएगा। लीडरशिप उसने लीड करना होता है कि जो उसने इंटरपर्सनल रोल परफॉर्म कर रहा होता है, कि जो उसने एक दफ़ा दूरराज होता है, जो सोचता है उसको करके दिखाता है। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस नोट अ पोजीशन, ये एक प्रोसेस होता है, या आपको MCQs भी आ सकता है। लीडरशिप इज़ अ डैश, पोजीशन है, प्रोसेस है, कुछ भी ये आपने फिर बताना है। पोजीशन है, पोजीशन नहीं है, प्रोसेसेस है। लीडर्स क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं लीडर्स के, लीडरशिप में होते हैं और उन्होंने देखना होता है कि उनके फॉलोअर्स को लीडरशिप कर रहे होते हैं और उन सिचुएशन को हैंडल करना होता है लीडरशिप में। लीडर्स एंड मैनेजर्स में फ़र्क ये होता है, लीडर ने लीडर ने क्या करना होता है, लीड करना होता है, मोटिवेट करना, जबकि जो मैनेजर्स होता है उसने जस्ट मैनेज करना होता है। नेक्स्ट इसका आएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर। लीडर क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, डिवेल्प कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं, मीन आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। टेक द लॉन्ग टर्म व्यूज़, इनके पास लॉन्ग टर्म व्यूज़ होता है। आस्क व्हाट एंड व्हाई और ओरिजिनेट, चैलेंज द स्टेटस क्यू, इनके पास चैलेंज होते हैं स्टेटस क्यू के, उसको इन्होंने सोल्व करना होता है। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एज ए मैनेज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके पास शॉर्ट टर्म व्यूज़ होते हैं। आस्क हाउ एंड वन, ये कह रहा होता है, ये इसे आस्क हाउ एंड व्हेन, एक्सेप्ट द स्टेटस क्यू, ये एक्सेप्ट कर रहा होता है, ये चैलेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रूल्स क्या होते हैं। इसमें कोचिंग आ जाती है कि आपने उनको ट्रेन करना होता है। लायंस विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर आ जाता है, मीन की जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करना होता है। ट्रबल शूटर्स के तौर पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पर भी इसको जाना जाता है। ट्रस्ट एंड लीडरशिप क्या होता है, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी होती है लीडरशिप में, इस क्योंकि जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं फिर ही आप उस लीडर को मान रहे होते हैं और उसके पास पावर और अथॉरिटी होती है। यहाँ पे ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप क्या होती है, ट्रस्ट आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस दैट अनदर विल नॉट एक्ट
अपॉर्चुनिस्टिकली, मीन कि ये एक पॉजिटिव आपकी तवक्को होती है दूसरे से, विल नॉट अपॉर्चुनिस्टिकली, ये आपको मौके नहीं मिल रहे होते। इंटेग्रिटी में क्या होती है, कम्पैक्टनेस होती है, कंसिस्टेंसी होती है, मीन कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो करेक्ट होती है, लॉयल्टी होती है और ओपनेंसी होती है, इंफॉर्मेशंस आप दे रहे होते। आगे इसके बाद पावर आ जाता है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, डू यू हैव एनी, क्या आपके पास है, डू यू वांट सम, क्या आप ये चाहते हैं, हाउ कैन यू गेट सम, और आप पावर को कैसे आंसर कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ पावर्स में क्या होता है, पावर द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन, कि पावर आपके पास है ये होती है कि आप दूसरे को मुतासर कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है अफेक्टिंग द थॉट्स, आपकी जो दूसरे की सोच को, बिहेवियर्स को और फीलिंग्स के ऊपर असरअंदाज हो रहता है। अथॉरिटी आपके पास ये राइट होता है कि आप किसी पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सके। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, इंटरपर्सनल गेम में आ गया, द रिवॉर्ड पावर आ जाती है, एजेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल द रिवॉर्ड दैट द टारगेट वांट्स, मीन कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिवॉर्ड्स चाहे तो जो टारगेट है, मीन के जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है अगर उसने फुलफिल किया और परफॉर्मेंस अच्छी दी है तो फिर उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। क्यूरेसिव पावर क्या होती है, एजेंट्स एबिलिटी टू कोज एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर अ टारगेट, के अगर एम्प्लॉय ने कोई भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर लिया तो उससे उसकी एज अ पनिश क्या होगा, उसे डर होगा कि मेरी जो उसका मैनेजर है उसकी जो पे है वो काट ली जाएगी। लिजिटिमेट पावर होती है, एजेंट्स एंड टारगेट जो होते हैं, जो मैनेजर और एम्प्लॉय होते हैं वो एग्री कर जाते हैं, एंड एजेंट हैज़ इन्फ्लुएंशियल राइट, और पता होता है कि जो मैनेजर है वो इन्फ्लुएंशियल राइट रख रहा है उसके ऊपर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि उसके पास पोजीशन होती है इस वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और उसके पास म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, मीन के दोनों को पता होता है कि ये दोनों इस बात से एग्री होते हैं कि उसके पास राइट है पोजीशन का। रेफरेंट पावर क्या होती है, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, मीन कि आपकी क्रिस्मेटिक पावर इसमें आ जाती है कि लोग आपके पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव देख के आपकी तरफ आपको फॉलो कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट पावर क्या होती है, एजेंट्स हैज़ नॉलेज टारगेट नीड्स, जो लीडर्स होता है उसको पता होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसको नीड्स है और वो उसी के अकॉर्डिंग उसको पावर दे रहा होता है। टू फेसेस ऑफ पावर, पर्सनल पावर भी होती है यूज़ फॉर पर्सनल गेन, के आप पर्सनल मकसद के लिए यूज़ कर रहे हो। सोशल पावर क्या होती है, यूज़ टू क्रिएट मोटिवेशन, यूज़ टू अकॉम्प्लिश ग्रुप गोल्स, ये आप मोटिवेशन करने के लिए एज ए लीडर कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है अपने ग्रुप्स को, टीम्स को, और ताकि जो गोल सेट किया हो उसे अचीव किया जाए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, द यूज़ ऑफ पावर इन नॉन प्रिस्क्राइब्ड वेज, ऐसी पावर जिसको आप नॉन प्रिस्क्राइब्ड वेज में यूज़ करते हैं, और एंड फॉर नॉन प्रिस्क्राइब्ड पर्पजेज, मीन के ये अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं एज आ ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप वर्क कर रहे होते हैं उसके नीड्स के लिए या उसको गोल अचीवमेंट के लिए नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है आई शैल सपोर्ट यू बिल इफ़ यू सपोर्ट माइन, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं करूँगा, मीन कि ये पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ आ जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या होती है, मैनेजिंग इम्प्रेशंस आ जाते हैं, अटैकिंग एंड ब्लेमिंग, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस, मीन कि आप दूसरों के साथ ब्लोम होना शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स में जब आते हैं। कल्टिवेटिंग नेटवर्क्स आ जाते हैं, इसके बाद फॉर्मिंग कोलिशंस, आपस में इनके तजाद आ जाते हैं। कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन है खुद तक ही रखते हैं, दूसरों को नहीं पहुँचाते। कंडीशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इसमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल में जब पॉलिटिक्स आती है तो आपकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक, मीन कि आपके अंदर भी ये होता है कि आप पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्केयर रिसोर्सेज आ जाते हैं इसमें, टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिक्स आ जाती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजन, बहुत पेचीदा और गैर मुआवजा जो डिसीजन होते हैं वो आ जाते हैं। डिपेंडेंसी द की टू पावर, के डिपेंडेंसी को क्या माना जाता है, की टू पावर। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स को मैनेज करें तो क्या होगा, रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी, मीन के जिसका जो रोल होगा उसका वाजिया हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। रिड्यूस कंपटीशन, आपस में जो ग्रुप की सूरत में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब ग्रुप्स में पॉलिटिक्स आ जाती है तो एक दूसरे को कम्पीट करना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी मिनिमाइज हो जाता है जब हम मैनेज करते हैं पॉलिटिक्स को। ब्रेक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फाइडम्स, इससे क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल होती है फाइडम्स उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। कंट्रोलिंग पॉलिटिकल बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें
प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर हम जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सफिशिएंट रिसोर्सेज दें। इंट्रोड्यूस क्लियर रूल, जितने भी रूल्स होते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्लियर कट सबको बताया जाए। फ्री फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें मेन के इंफॉर्मेशन एक के पास ही न रहे, सबको दी जाए। मैनेज चेंज इफेक्टिवली, और जो भी चेंजिंग हो उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। रिमूव पॉलिटिकल नॉर्म्स, और पॉलिटिकल जितने भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर जाए। हाई लो पॉलिटिकल एम्प्लॉयज़, और कोशिश की जाए कि जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए जिनमें कम अज़ कम पॉलिटिक्स हो, मीन कि वो उसकी तरफ ना जा रहे हों पॉलिटिक्स की तरफ। इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग्स, और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि डायलॉग्स इंक्रीज़ हो सके। पीयर प्रेशर्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के खिलाफ करने की कोशिश की जाए। डेफिनेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ जाते हैं। परसीव्ड बाय द पार्टीज़, ये पार्टीज़ ने आपस में अज्यूम कर लेना होता है कि ये है मेरे अगेंस्ट ये जा रहा है। पार्टीज़ आर इन अपोजिशन टू वन अनदर, पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ आ जाती हैं, आई मीन कि एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। एटलीस्ट वन पार्टी इज़ ब्लॉकिंग द गोल्स अटेनमेंट ऑफ द अदर पार्टी, अगर यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टी ने ब्लॉकिंग करनी होती है कि दूसरी पार्टी गोल अचीव ना कर सके। गोल कैन बी टेंजिबल और साइकोलॉजिकल, टेंजिबल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, जिसमें मनी होती है, टास्क अचीवमेंट होती है और हैप्पीनेस होती है। इसके बाद ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स, कि हम ट्रांजिशंस कैसे कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स को। इसमें ट्रांजिशनल व्यूज़ होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं। ट्रांजिशनल व्यू के जो ट्रेडिशनली तौर पर सोचा जाता है कि व्यू जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बैड है ह्यूमन रिलेशंस की वजह से भी, कि लोगों का आपस में भी नेचर वाइज भी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। इंट्राजेक्शनिस्टिक व्यूज़ भी होते हैं इसमें। वो सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हो सकती है कि हायरार्की में कॉन्फ्लिक्ट आ रही हो, मीन की हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। कंपटीशन फॉर स्केयर रिसोर्सेज, कि जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उनका कंपटीशन आ जाता है। सेल्फ इमेज एंड स्टीरियोटाइपिकल व्यूज़ ऑफ द अदर, उनके खुद सेल्फ इमेज दिखाना शुरू कर देते हैं। डिफरिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और एक दूसरे के गोल और ऑब्जेक्टिव डिफर हो जाती हैं। फेलियर एंड रिजल्ट एंड ब्लेम फिक्सिंग, अगर किसी का रिजल्ट एंड फेलियर हो जाए, मीन कि वो जो गोल हासिल करना चाहते थे उसमें नाकाम हो जाए, तो वो दूसरी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मीन कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये आगे उसमें 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। इसमें कंपीटिंग आ जाता है, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। इसके बाद कंप्रोमाइजिंग, मीन के एक दूसरे का कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, मीन कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट कर रही है तो दूसरी कंप्रोमाइज़ कर जाती है कि नेक्स्ट टाइम मेरी बारी भी आएगी, मुझे भी अचीवमेंट का मौका मिलेगा। अवॉइडिंग, आप कोशिश करते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़े ही ना। इसके बाद कोलैबोरेटिंग आ जाती है, मीन कि आप डिसीजन कुछ इस तरह से करते हैं कि आपके जो कॉमन बेनिफिट्स हो जाते हैं, आप कि दोनों कंपनी को विन विन होता है, दोनों कंपनी अचीव कर जाती हैं डिस्कशन के थ्रू। इसके बाद अकोमोडेटिंग आ जाता है। इसमें अगर एक पार्टी अचीव कर रही है तो दूसरी पार्टी उसे कंसर्न नहीं कर रही होती, वो अपने तरीके से ही अचीव करने की कोशिश करती है। इसके बाद नेगोटिएशंस आ जाते हैं। नेगोटिएशन इज जॉइंट प्रोसेस फॉर फाइंडिंग ए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, मीन कि आपस में मिलकर अगर आप एक दूसरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें ताकि कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। यूज़फुल अंडर दिस कंडीशंस में क्या है, 2 और मोर पार्टीज़ के दरमियान होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज़। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पार्टीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो सकता है, मीन उसकी वजह से भी हो सकता है। पार्टीज़ आर विलिंग टू नेगोटिएशन, ये भी हो सकता है कि पार्टीज़ आपस में ये करे, इस बात पर रजामंद हो जाए कि आपस में मुज़ाकरात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पार्टीज़ प्रेफर टू वर्क टुगेदर रेदर दैन द फाइटिंग ओपनली, कभी कभी ये भी होता है कि वो ये कहते हैं कि हम आपस में जो प्रोजेक्ट है या वर्क है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, वक्ती तौर पर ये कर रहे होते हैं ताकि फाइट जो आप कर रहे हो ओपनली उसको ख़त्म कर दें। गिवन और ब्रेक ऑफ कॉन्टैक्ट, और ब्रेक ऑफ कॉन्टैक्ट भी कर देते हैं। और टेक द डिस्प्यूट टू हायर अथॉरिटी, और जब और जो आपका डिस्प्यूट होता है हायर अथॉरिटी के पास चला जाता है तो फिर आप ब्रेक ऑफ कॉन्टैक्ट भी कर देते हैं।
नेक्स्ट स्टेप इन नेगोटिएशन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसके बाद आपने जो आपके गोल्स होते हैं उसको डिफाइन करना होता है। इसके बाद आपने जो फैक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, इकट्ठा करना होता है। इसके बाद एंटिसिपेट आउटकम्स हो, इसके बाद सोल्यूशन निकालना होता है जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिट हो। इसके बाद बार्गेनिंग जोन मॉडल आ जाएगा। योर पोजीशन इनिशियल होता है, टारगेट होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसमें एरिया ऑफ पोटेंशियल एग्रीमेंट होता है आपका। इसमें जो ओपोजिशन आ जाते हैं आपस में मेन के रेजिस्टेंस, टारगेट और इनिशियल दो जो ऑर्गेनाइजेशन है 1 और 2 इनके दरमियान में एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद है डिटरमाइन द नेगोटिएशन आउटकम्स। हम नेगोटिएशंस को कैसे आउटकम कर सकते हैं। मेन के इसमें हो सकता है कि फर्स्ट पार्टी विन कर रही हो, सेकंड लॉस कर रही हो। ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी को लॉस हो रहा, ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी ही विन कर रही हों। इसके बाद थर्ड पार्टी को लाया जाता है ताकि नेगोटिएशंस की जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्टिव ये होती है प्रोसीजरल फेयरनेस होता है इसका। इसके बाद आउटकम भी फेयरनेस आती है। उसके बाद एफिशिएंसी होती है, इसमें इफेक्टिवनेस होती है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।